हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे जा रही है स्टडी आप लोगों की? पढ़ रहे हो ना? ओके। तो आज आप पढ़ने वाले हो टॉपिक फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, बहुत होगी डेरिवेशन, बहुत होगे कॉन्सेप्ट, बहुत होगे न्यूमेरिकल्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट की, विद नो डेरिवेशन, विद नो फार्मूलाज। ओके। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने पढ़नी है वो है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसके बाद हम डैम्ड ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री ऑसिलेशंस की। व्हाट इज फ्री ऑसिलेशंस? अब ऑसिलेशंस का तो आपको पता है ना क्या होती है? टू एंड फ्रॉम मोशंस। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको आपने, कोई भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम है या कोई भी सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम तब जब आप उसको थोड़े एंगल तक डिस्प्लेस करो। ठीक है, तो टू एंड फ्रॉम मोशन कोई भी चीज़ जो कर रही है वो होती है ऑसिलेशंस, राइट। और इसको आप डिटेल से इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हो अब तक। तो आज का ये लास्ट वाला टॉपिक है, इसी के अंदर हम फोर्स ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस को कवर करके इस चैप्टर को कर देंगे टाटा बाय बाय और अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑसिलेशन जो होती है ना उसको रिवाइज कर लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन होती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो भी ऑसिलेशंस की एक किस्म होती है। तो फिलहाल हमारा जो काम है ना वो ऑसिलेशंस को डिस्कस करना है, फ्री ऑसिलेशंस को। अब आप कहोगे कि बता भी दें, 20 घंटे हो गए कहते हुए। खैर बता देती हूँ कि फ्री ऑसिलेशंस कौन सी होती हैं। अगर यहाँ पे कोई पेंडुलम था, ठीक है, ये वाला, आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा, ठीक है, और फिर इसको छोड़ दिया अल्लाह के सहारे कि भाई खुद ही करना है जो करना है। तो ये क्या करेगा, खुद से ही ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस करा के इसकी मेन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेसमेंट मिला के छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे जैसे कुछ लोग हमें रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, तो छोड़ दिया और छोड़कर आपने इसको कहा कि खुद से ऑसिलेशन इसकी जारी रही। तो इस तरह की ऑसिलेशंस को जिसपे बाद में कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो उसको हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। ओके, तो हम इसकी 2-3 लफ्जों में अगर डेफिनेशंस लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? एन ऑसिलेशन, एन ऑसिलेशन विदाउट external external interference, interference। ठीक है, जहां बाहर से कोई भी फोर्स इस पर ना लगे और खुद से अपने फ्रीक्वेंसी से अपने दम पर ये ऑसिलेट करता रहे। तो इस जो फ्री ऑसिलेशन होती है ना, फ्री ऑसिलेशन करता हुआ बॉडी होता है, सिस्टम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं क्या बोला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग, ये एग्जीक्यूटिंग या हैविंग फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो कर लो। तो एग्जीक्यूटिंग फ्री ऑसिलेशंस इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये तो हो गई फ्री कि आपने बाहर से किसी ने भी इंटरफेरेंस नहीं की। अब कभी कभी ये भी तो होता है कि जब आप बॉडी को डिस्प्लेस करा देते हो वो ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है, तो आप बार बार उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते रहते हो। होता है ना ऐसा? जैसे आप झूले पे बैठते हो तो पीछे अपनी कजन को या जिसको भी आप साथ लेके जाते हो, अक्सर ऐसे होता है ना कि पहले मैं झूले लेती हूँ, मैं बैठती हूँ स्विंग के ऊपर, तो मुझे झूले दे, और बाद में मैं स्विंग को धक्का लगाऊंगी। ऐसे ही होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि वो भी पेंडुलम की तरह ही होती है ना। तो आप उसको डिस्प्लेस करते हो, जैसे आप पीछे आते हो वो आपको फिर से फोर्स लगाती है और आप फिर से आगे, फिर से फोर्स लगाती है, फिर से आगे। इसी तरह पेंडुलम को देख लो आप। ठीक है, अगर ये पेंडुलम है, इसकी वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन आप क्या करते हो, क्या इसके ऊपर फिर फोर्स लगा देते हो। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी उल्टी है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसके उल्टी होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं, ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम
टर्म under the action of some external force, तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या भला? फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा, अब फोर्स्ड ऑसिलेशन की ना आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम पढ़ते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन का। ठीक है, अभी फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना, इसका टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशंस को। हुआ ये कि आपका पेंडुलम था, ठीक है, पेंडुलम चलता गया, तो क्या होगा कि अगर आपने उसके ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाई तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि वो फोर्स ऑफ एयर जो होती है, ठीक है, उसकी भी तो अपनी फ्रिक्शन होती है ना, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। उस ड्रैग फोर्स की वजह से ये पेंडुलम जो होगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ऐसे ही होगा ना, जब एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी कम होता जाएगा। पहले ये यहाँ से यहाँ आ रहा था, अगली दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे 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 करता करता रुक जाता है। ऐसे ही होता है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन होगी, ये होगी आपकी कौन सी? फोर्स्ड ऑसिलेशन। और डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होगी? टाइप ऑफ ऑसिलेशंस। अब इसमें क्या होता है कि वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम होता जाता है। टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इन विच amplitude of vibrating body या oscillating body भी कह सकते हो, vibrating body क्या आएगा साथ में? decreases with time, अच्छा, अब ये डिक्रीज कैसे करता है? देखो, आप इसकी इक्वेशन जो है ना वो आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आप उस इक्वेशन को देखो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि बगैर मैथ के फिजिक्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो जब आप इसकी देखते हो तो आपको मिलती है जी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब ये कौन सी के एक्स थी? ये वो वाली थी रिस्टोरिंग फोर्स, जो आपके सिंपल पेंडुलम को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लाती है। बेसिकली यही वाइब्रेशन की जिम्मेदार थी ना। जब आपका बॉडी यहाँ पर जाता है तो ये इधर लेके आती है, जब ये यहाँ से गुजर कर यहाँ पे चले जाता है तो ये इस तरफ को लेके आती है। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना, जो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। लेकिन डैम्पिंग में क्या होता है? डैम्पिंग में एक और फोर्स होती है जो इसके एम्पलीट्यूड को कम कर रही होती है। ठीक है, सॉरी, ये V है। ठीक है, अब ये वाला जो कांस्टेंट है ये है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है जो आपके बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। लेकिन ये जो है ये है डैम्पिंग फोर्स, और ये जो B होता है ये कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग कॉफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, बेसिकली आप ये देख लो कि ये टर्म जो है वो पूरा टाइम फोर्स को क्या कर रही है? कम कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो इस एयर के ड्रैग फोर्स के मुखालिफ काम करते हुए ख़त्म होती जाएगी। ठीक है, तो पहले आपका एम्पलीट्यूड ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 आहिस्ता रुक जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब जब बच्चे आप इसको सॉल्व करते हो ना, सोल्यूशन जो आपके पास आता है वो आता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप कहोगे ये तो वही नहीं आ रहा जो हमने आइडियल कंसीडर किया था, तब तो डैम्पिंग फोर्स थी नहीं, तब तो हमारे पास यही आई थी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो अब डैम्पिंग में फिर से वही कैसे आ गई? तो बेटा मसला जो है वो सारी इक्वेशन आपको लग सेम रही है, लेकिन यहाँ पे सेम है नहीं। कैसे? कि जब आपकी अनडैम्प्ड, जब आपने आइडियल ऑसिलेशंस को कंसीडर किया था उसमें क्या होता था कि आपका एम्पलीट्यूड जो था वो कांस्टेंट रहता था। याद है कि डैम्पिंग फोर्स आप लेते नहीं थे तो आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था।
लेकिन यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि आपका एम्पलीट्यूड जो है वो वेरिएबल है, वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, और जब आप एक्स नॉट की वैल्यू को और ज़्यादा आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, यानी एम्पलीट्यूड को निकालना चाहते हो, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, तो वो आपके पास आता है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स प्राइम ई माइनस बी टी ओवर 2m, ये आता है। अब यहाँ पे देखो ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, यानी पावर में है ना। बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, सही है। अब यहाँ पर देखो ये है आपका एक्सपोनेंशियल रिलेशन। इसका मतलब है कि जब आप डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ बनाते हो ना, तो क्या होता है, किस तरह का बनता है, वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। कैसा बनता है देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। अच्छा जी, तो अब अगर आप इसका ग्राफ देखो तो जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है फिगर 7.11b में, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि ग्राफ को निगलेक्ट ही कर देते हैं, साइड पे बनी हुई चीज़ें और डब्बे शब्बे। हम मैं भी वैसे ऐसे ही किया करती थी, ठीक है, मैं भी कोई आइंस्टाइन नहीं थी। लेकिन खैर अब आपको समझाने के लिए कि अगर ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड कैसे कम होगा, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, मसला कोई नहीं है, ठीक है, ऐसे। देखो अच्छा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि चीज़ जो एक्सपोनेंशियल में होती है ना, पावर में होती है, वो दूसरे यानी लीनियर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, कम होती है। कैसे भला देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 की पावर x और यहाँ पर लिखूँ 2x, सही है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, चलो यहाँ पे भी 2 की पावर 1 2, सही है। अब ज़रा देखो, गेम चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू 3 कर लो, तो जब x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो ये क्या हो गया 6 और ये हो गया 8। लीनियर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा ना। अब ज़रा और गेम चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 5 रख लेती हूँ, समझ आ गई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और दूसरा क्या होगा 2 की पावर 5, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर ये 10 आ गया, यहाँ पे 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32, ये 32 है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें एक्सपोनेंशियली बढ़ती हैं, ये कम होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, कम होती हैं। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियली कम या ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा होगा, ऐसे बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। ये है आपका ग्राफ, सही है, ये वाला। और ये जो अंदर वाला देखो, पहले एम्पलीट्यूड इसका इतना ज़्यादा था और आहिस्ता कम होते होते यहाँ पर आ गया और बहुत तेज़ी से कम हुआ है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप डैम्प्ड ऑसिलेशन अनडैम्प्ड का देखो, यानी जब आप उनको कंसीडर करते हो कि ये जो आइडियल हैं, ठीक है, जिसको हम जो हम अभी तक कंसीडर करते आए हैं, अगर आप उन वाइब्रेशंस को कंसीडर करो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, क्योंकि उसमें तो हम डैम्पिंग फोर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, यानी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज नहीं होती ऐसे, राइट, ऐसे। तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो होती हैं उसका ऐसे एक्सपोनेंशियली चेंज हो जाता है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की, ठीक है, उसी से आपको आगे रेजोनेंस की समझ आएगी, ठीक है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं, देखो फोर्स्ड ऑसिलेशन ये होती हैं कि समझो ये स्विंग है, इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर एक बच्चा बैठा है, सही है, आपका भाई है या बहन है या जो भी है।
आप क्या करते हो कि ये वाइब्रेट करता है, यानी कि झूला लेता है, और पीछे से आप इसको फिर से धक्का देते हो, ये और ज़्यादा वाइब्रेट करता है, फिर धक्का देते हो, ये और ज़्यादा वाइब्रेट करता है, फिर धक्का देते हो और ज़्यादा वाइब्रेट करता है। ऐसे ही होता है ना कि जैसे आप इसको धक्का लगा के एक दफ़ा छोड़ नहीं देते, बल्कि क्या करते हो, कॉन्स्टेंटली आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाते हो इसके ऊपर, ताकि क्या हो, ताकि ये हो कि इसकी जो मोशन है, इसकी जो ऑसिलेशंस हैं, वो पहले के मुकाबले में इंक्रीज कर जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके ऊपर धक्का लगाओ और इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाए, यानी फोर्स आपने लगानी है। सही है। तो यहाँ पर जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो इक्वेशन लिखोगे तो ये देखो, ये तो एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको खुद से मीन पोजीशन की तरफ ला रही है। ठीक है, ये तो है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ये क्या है, डैम्पिंग फोर्स, जो इसको रोकना चाह रही है। लेकिन एक ड्राइविंग फोर्स भी है जो आप लगा रहे हो, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है F0 साइन ओमेगा डी और साथ में टी। अब ये देखो, हम इस इक्वेशन का पहले पोस्टमार्टम करते हैं, आगे फिर जाएंगे। तो ये है जी डैम्पिंग फैक्टर जो इसको रोकना चाहता है, ऐसा ही है। ये है इसका वो वाली फोर्स जो इसको, इसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट लिख लेते हैं इसको, क्योंकि इसका कोई नाम तो नहीं है, बस तो हमने इसका तो हमने कांस्टेंट, ठीक है, समझना ही है ना। तो अब क्या है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो बाय डिफॉल्ट ऑसिलेशंस में होती है। ये है डैम्पिंग फोर्स फैक्टर जो इसकी ऑसिलेशंस को रोकना चाहता है। ये है एक्सटर्नल फोर्स फैक्टर जो आप लगा रहे हो। सही है, सॉरी ये बी वी है, हर दफा मैं भूल जाती हूँ। समझ आ गई। अब आगे आगे देखो, जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, आंसर फिर भी आता है आपके पास क्या, x इज इक्वल टू, यानी फोर्स से आप x इज इक्वल टू क्या, X0 साइन ओमेगा t+5। अब फिर कहोगे वही आ गया। अब यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है आपकी फोर्स के हिसाब से। अब ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। वो दो चीज़ें क्या हैं, वो दो चीज़ें होती हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं जी प्यारा प्यारा करके। एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। अब वो दो फैक्टर्स कौन से हैं, अच्छा ये ई लगा दिया, एक तो मेरे स्पेलिंग्स, एक मेरी राइटिंग, पता नहीं क्या क्या। अच्छा खैर, सबसे पहली बात तो ये है, ये डिपेंड करती है ओमेगा नॉट पे। अब ओमेगा नॉट क्या बला है, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिससे अगर आप इसको छोड़ दो तो ये खुद से मूव करना चाहता है। ठीक है, यानी अगर इसको आप धक्का दे के एक दफ़ा छोड़ दो, इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दो और कहो भाई जहाँ तेरा दिल करता है वहाँ जा, हमें तेरा कोई लेना देना नहीं है, तो जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ये खुद से वाइब्रेट करेगा, खुद से ऑसिलेट करेगा, उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। या अगर गिटार है, उसकी स्ट्रिंग को आप प्लग करके छोड़ देते हो और हो जाता है, यानी वो खुद से जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना चाहता है उसको हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज़ है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी तो मैंने ओमेगा डी लगाया ना, तो ये क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, जिससे आप यानी आपकी लगाई हुई फोर्स जिस फ्रीक्वेंसी से उसको मूव कराना चाहती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हो, ये सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी है जो वो खुद बाय डिफॉल्ट ऑन करता है, जिसको जो इसको कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिल गई है बस। ठीक है, तो ये सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, सिस्टम फ्रीक्वेंसी। और ये वाली जो है ये है सोर्स फ्रीक्वेंसी। इसी से लेना देना है रेजोनेंस का। रेजोनेंस
इससे क्या लेना देना, रेजोनेंस का इससे लेना देना ये है कि देखो, अगर आपकी सोर्स फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी तकरीबन बराबर हो, कंपेरेबल हो एक दूसरे के, तो होता क्या है, तो होता ये है कि आपका जो बॉडी होता है, ऑसिलेटिंग बॉडी होता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। समझ नहीं ना आई? चलो पहले आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी ये है कि क्या आप जानते हो कि पाकिस्तान के जो सिंगर थे, जिसको हम शहनशाह गज़ल कहते हैं, मेहदी हसन, ठीक है, अब उनके बारे में ये मशहूर है, अब मुझे नहीं पता ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है जो भी है, लेकिन खैर उनके बारे में ये मशहूर है कि जब वो गाया करते थे तो उनके सामने जो ग्लास पानी का होता था वो टूट जाया करता था। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो जादू है। नहीं जी, जादू नहीं है, फिजिक्स है, ठीक है। कम देखा करो ड्राउनी मूवीज। अच्छा, तो फिजिक्स में ये है कि होता ये है कि आपको पता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ना वाइब्रेट, तो उनकी वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी उनकी होती है। जब वो गाया करते थे तो उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो क्या करती थी, बिल्कुल मैच कर जाती थी ग्लास के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। यानी पहले अगर वो बेचारे गरीब, देखो ये मॉलिक्यूल था, एक ही बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं, वो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा था, यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आ गया। एकदम से क्या हुआ कि यहाँ से बाहर से सिंगर साहब की आवाज़ आने लग गई। अब उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी, बड़े हैं भाई इज्जत से बुलाओ, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो उतनी ही थी जितनी इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों फ्रीक्वेंसीज क्योंकि एक जैसी थी, और एक जैसी जिस चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, ऐसे होता है। हम भी तो उन्हीं लोगों को दोस्त बनाते हैं ना जो हम जैसे दिखते हैं, हम नेचर में हम जैसे होते हैं, जिनकी, उसी तरह से ये भी एक दूसरे के साथ अटैच हो गए और इसके मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, टाइम उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ऐसे हो गया। अब जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया और वो ग्लास टूट गया। समझ आई बात? मॉलिक्यूल ने अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल को धक्का दिया और टस करके ग्लास टूट गया। ये थी आपकी रेजोनेंस, सही है। यानी इस पूरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था, यानी अंदर की जो इसकी लॉजिक निकलती है वो ये थी कि अगर आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, आपकी नहीं सिस्टम की, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या, देखो रोजाना की जो आपने बचपन में इसको एक्सपीरियंस किया है, देखो यहाँ पर आप बैठे हो, यानी ये समझ लो ये झूला है, स्विंग है, इसके ऊपर आप बैठे हो, आप यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, यहाँ से आपको एक्सटर्नल फोर्स लगी तो आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचे जाते हो, ठीक है। फिर से आप पीछे आए, फिर से किसी ने आपको धक्का दिया, यानी आप यहाँ पे आए, फिर से आपके भाई ने यहाँ पे वो खड़ा था जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, फिर से उसने आपको धक्का दिया और आप और ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे गए, और यहाँ पर जाके आप मिन्नतें तरले वास्ते कि भाई बस कर बस कर बस कर, और भाई कहते नहीं अब तो तुझे मैं जन्नत दिखा के छोड़ूंगा। खैर, तो होता ये है कि आप अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिर मैं बता रही हूँ कि चलो आपकी बुक वाली जो एग्जांपल है, सॉरी जुबान है, उसी में आपको समझाते हैं, ठीक है, उसकी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ताकि आप जब बुक पढ़ो तो फिर आपको ये ना लगे कि पता नहीं मैम क्या पढ़ा गई हैं। तो उसी की जुबान में मैं आपको समझाती हूँ कि अगर अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी उतनी हुई जितनी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वजह से आपकी रेजोनेंस हो जाएगी। समझ आ गई? इफ frequency of applied force is equal to natural frequency of system, then resonance will occur,
रेजोनेंस, स्पेलिंग बोलो रेजोनेंस के, RESON, आगे NANC। मैम आपको रेजोनेंस की स्पेलिंग भी नहीं आते? भाई नहीं आते, क्या करूं? नहीं आते हैं, ठीक है। रेजोनेंस विल अकर, अच्छा, रेजोनेंस विल अकर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, ये भी तो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी will increase, समझ आ गई? अच्छा जी, तो रेजोनेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में पहले नंबर पर जिसका नाम आता है वो है स्विंग मोशन, ठीक है। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप झूले पे बैठे हो, ठीक है, और पीरियोडिकली जैसे ही आप पीछे आते हो, पीरियोडिकली आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो बंदा जो है पीछे जो खड़ा है, यानी आपका भाई है, ये बहन है, जो भी है, वो आपको पुश कर देता है, तो क्या होगा कि आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, फिर से पुश करता है फिर बढ़ जाएगा, फिर से पुश करता है फिर बढ़ जाएगा। अच्छा, एक बात बताऊं, जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड पे कोई असर पड़ेगा? अच्छा चलो शाबाश, ये मुझे बताना बाद में, ठीक है, कमेंट्स में बता देना जब भी आप ये वीडियो देखो, ठीक है, कि अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो टाइम पीरियड में कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो स्विंग मोशन है कि जैसे ही आप उसको पीरियोडिकली पीछे से पुश करोगे तो वो जो आपका स्विंग है वो ज़्यादा फासला तय करेगी, ज़्यादा ऊंचाई पे जाएगी, फिर आपकी चीखें भी निकलेंगी। अच्छा, दूसरी बात जो है इसकी वो है सोल्जर मार्च, सोल्जर मार्च। अच्छा, ये आपने परेड तो देखी होगी सोल्जर्स की, तो जब वो पुल पर से गुजरते हैं, ब्रिज में से गुजरते हैं, तो उनको कहा जाता है कि एक दफे में ही अपने स्टेप्स जो है वो ब्रिज के ऊपर ना रखें। क्यों? क्योंकि जब उनके स्टेप्स की वजह से वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है, तो हो सकता है कि वो ब्रिज के मॉलिक्यूल के साथ यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, जिसके नतीजे में रेजोनेंस होगी और पुल के गिरने का खतरा होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर जो आता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन, वो है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो सेट को आप कैसे सुनते हो, ठीक है, रेडियो सेट को सुनते हो आप ऐसे, देखो, समझो ये आपका रेडियो सेट है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर लगा होता है। कौन सा होता है वो? यहाँ पर LC सीरीज सर्किट लगा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता ये है, क्या होता है भला? अच्छा खैर, होता इसमें ये है कि ये खुद से अपनी एक फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो प्रोड्यूस कराता है, यानी ये भी ऑसिलेशन कर रहा होता है, यानी यहाँ पर एनर्जी ऑसिलेट कर रही होती है बेसिकली, और यहाँ पर ये खुद की ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। अब जो स्टेशन है, समझो ये स्टेशन है, यहाँ से जो रेडियो सिग्नल निकलते हैं वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ओके। अब यहाँ से भी रेडियो वेव्स निकल रही हैं, यहाँ पर इस ऑसिलेशंस की वजह से रेडियो वेव्स इसकी भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ये भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करा रहा है। अब आप करते क्या हो? करते ये हो कि जब आप यहाँ पर ये बटन लगा होता है इसको घुमाते हो, इसको घुमाने से आप अपनी ऑसिलेशंस को चेंज करा देते हो, ठीक है, यानी अपनी ये वाला जो सर्किट है इसके ऑसिलेशंस को चेंज कराते हो। ये इसी को तो चेंज नहीं ना करा सकते, दूसरे पे क्या बस होता है, खुद पे बस होता है, खुद को ही चेंज कर सकता है बंदा। तो अच्छा, तो क्या होता है कि आप इसको जब चेंज कराते हो, एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ से निकलने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, ठीक है, यानी इस फ्रीक्वेंसी के तकरीबन बराबर हो जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो यहाँ से आपको वेव मिलती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई। समझो ये सोर्स फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जब ये बराबर हो जाती हैं तो आपको जो साउंड वेव मिलती है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की मिलती है, जिसको आप सुन सकते हो, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंट स्टेशंस जो होते हैं ना वो उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी वो होती नहीं है, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इसकी 10 मेगाहर्ट्ज है तो ये वाला जो स्टेशन होगा, जो
ये वाला 12 मेगाहर्ट्ज की भेज देगा। ओके, ऐसे। अब आपने कहते हैं ना स्टेशन चेंज करो, तो स्टेशन हम कैसे चेंज करते हैं? स्टेशन हम ये चेंज करते हैं कि यहाँ से घुमाते हैं। जब आपकी 10 मेगा यानी इसकी 10 मेगाहर्ट्ज होगी तो आपको इनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाएगी और आपको इस स्टेशन की आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। जब आपके इंटरनल सर्किट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी तो इसके साथ मैच कर जाएगी और आपको इसकी आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। सही है। इसी तरह अगर कोई और स्टेशन भी है, अब अगर एक और स्टेशन है यहाँ पर, यकीन करो मेरी राइटिंग ड्राइंग कभी इतनी गंदी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। खैर, अब समझो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 9 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसको चेंज कराया, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटरनल सर्किट की फ्रीक्वेंसी 9 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी तो आपको इस सिग्नल यानी इसके साथ आपके सिग्नल मैच कर जाएंगे और आपको ये वाली आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। समझ आ गई है ना? अगली एग्जांपल है आपके पास, अगली एग्जांपल है आपके पास जी माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन, अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर भी वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस कराई जाती हैं, ठीक है, ऐसे वेव्स जो हैं वो आती हैं। अब जब वो आती हैं तो क्या होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि फूड के मालिक्यूल्स जो होते हैं वो भी तो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब ये आने वाली माइक्रोवेव्स जो होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी इन फूड मालिक्यूल्स के जो चाहे वाटर मालिक्यूल है चाहे फैट मालिक्यूल है ये दूसरे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, जिसके नतीजे में इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपका खाना जो होता है वो गर्म हो जाता है। सही है। तो बच्चों अब है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसके बाद ये चैप्टर आपका अनटाफील हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आपको याद हो जब हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन की वो इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी। याद है? अब मैंने आपको बताया था क्या भला, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो है वो है क्या भला, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, इसको बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स हम कहते हैं, ये होती है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी ये रिस्टोर करना चाहती है ओरिजिनल पोजीशन को। ये वाली जो होती है ये होता है डैम्पिंग फैक्टर, यही था ना। और ये था आपके पास ड्राइविंग फैक्टर जो आपकी ऑसिलेशंस को ड्राइव कराना चाहता है। ओके, यही था ना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हर रेजोनेंस में यानी जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे भी तो भी कोई ना कोई डैम्पिंग फोर्स होगी जो उस ऑसिलेशन को रोकना चाहेगी। ऐसा ही होगा ना। अब अगर तो डैम्पिंग देखो, ये आपका सिस्टम है, पेंडुलम है, ओके, इसके ऊपर डिफरेंट मीडियम जो हैं वो आकर फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, अब डिफरेंट आते हैं, किसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो डैम्पिंग यानी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, दो ही होती है ना। अगर तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं थी, ठीक है, बराबर नहीं थी, चलो हम ये उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब बराबर थी तो आपको कुछ ऐसी पीक मिलती है, रेजोनेंस की कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ये आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका एम्पलीट्यूड। और ये पीक आपको कब मिलती है? ये पीक आपको तब मिलती है जब आपकी
ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बराबर थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। समझ आ गई? ओके। अब अगर आपके पास डैम्पिंग फोर्स जो है वो ज़्यादा है, इस सिस्टम में डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब इसमें देखो पीक तो अब भी मिल गई है। जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी यानी एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, पीक आपको तब भी मिल गई। लेकिन अब जो ग्राफ मिला है एम्पलीट्यूड का वो ज़्यादा ऊंचा नहीं गया क्योंकि डैम्पिंग फोर्स ज़्यादा थी, एम्पलीट्यूड नीचे आ गया, ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब अगर डैम्पिंग फोर्स और ज़्यादा हो, यानी आपने एक और सिस्टम ले लिया, ठीक है, यानी उसी सिस्टम को उठा के किसी और मीडियम में ले गए, वहाँ पर डैम्पिंग फोर्स और ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो और ज़्यादा फ्लैट होगा। यानी जिस मीडियम में जितनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी, जिस सिस्टम में जितनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स होगी, उसका ग्राफ आपको उतना ही क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। सही है? चीज़ आपको बुक में बताई हुई है कि जिस हैवीली डैम्प सिस्टम हैज़ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कर्व। और अगर आपकी डैम्पिंग वैसे हो ही ना, तो क्या होगा कि आपको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यानी फिर आपकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर डैम्पिंग है ही नहीं तो। समझ आ गई? तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।